नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलविंदर शर्मा और एक बार फिर हमारा देश हमारा कानून की इस श्रृंखला के तहत लेकर आए हैं आपके लिए आरटीआई पार्ट 2 का नया एपिसोड। और एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रिम्ट यूनिवर्सिटी पंजाब से डॉक्टर अमजद अली साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आरटीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली और आज हम इस नए एपिसोड में शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता किसी सरकारी संस्था से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेती तो क्या वो सरकारी संस्था या वो सरकारी जो डिपार्टमेंट है, महकमा है, वो खुद चलकर जनता की अदालत में जाकर वो इन्फॉर्मेशन जनता को मुहैया करवाएगा? जी बिल्कुल। इस एक्ट में भी एक प्रावधान ऐसा बनाया गया है जिसका नाम है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। जी। सरकारी अदारे, सरकारी संस्थाएं जो हैं, उनको ये कहा गया है कि एक्ट लागू होने के 180 दिनों के भीतर कुछ ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज़ करेंगे, यानी कि खुद ब खुद उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को जनता की अदालत में पेश कर देंगे। देखिए, अगर हम देखें तो आरटीआई एक्ट के तहत क्या होता है, पहले आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, वो एप्लीकेशन इंग्लिश, हिंदी या किसी और रीजनल लैंग्वेज में फ़ाइल की जा सकती है। फिर एप्लीकेशन को लेके आप पीआईओ के पास जाएंगे। अब उस पीआईओ ने एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया, या फिर जब उसने उस एप्लीकेशन को ले लिया तो उसके बाद भी 30 दिनों का जो है टाइम पीरियड वहाँ पे रहता है, जिसके तहत उसने जवाब दायर करना, जवाब बना के आपको पेश करना होता है। तो इतने लंबे अरसे का ये जो सारा सिस्टम है, क्यों ना हम इसका कुछ इस तरीके से हल निकालें कि सरकारी अदारे, संस्थाएं खुद ब खुद जनता की अदालत में जाके जनता को बताएं कि ये जो काम, ये जो सूचना है, ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, ये जो काम हमने किए हैं, उनके बारे में हम आपको सूचना खुद ब खुद जो है पेश कर दे रहे हैं। जो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा तरीका भी रहता है, क्योंकि एक फॉर्मल तरीका जो एप्लीकेशन के तहत आपको एक लंबे तरीके से आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन जो मांगेंगे आप, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि संस्थाएं खुद ब खुद जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो उनके पास पड़ी है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है और जो सेक्शन 4 के तहत जिसको अलाउ किया गया है, जैसे कि उस संस्था में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, उस संस्था के इंटरनल जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, उस संस्था के ऊपर लागू होने वाले क्या कानून हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट की स्टेजेस क्या हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्यों ना संस्थाएं खुद ब खुद ही जो है लोगों को प्रदान कर दें। तो ये जितने रिसोर्सेज उस संस्था के पास है, ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, उस सूचना को कलेक्ट करना होगा और एक नेटवर्क के थ्रू ऑल ओवर इंडिया उस सूचना को जो है अवेल करवाना होगा। तो हम देखते हैं कि कई सरकारी अदारे क्या करते हैं कि अपना जो वेबसाइट होती है, उनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट रहती है, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन बना देते हैं, एक सेगमेंट बना देते हैं, जिसमें वो उसका नाम भी कई बार प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ही रखते हैं। तो जब आप जाते हैं उस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वाले सेगमेंट में, तो वहाँ पे काफ़ी सारी सूचना ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी रहती है। तो ये एक काफ़ी लाभदायक चीज़ है इस एक्ट की, जिसके तहत संस्थाओं को खुद ब खुद जो है सूचना प्रदान करने का एक तरीका बताया गया है कि लोग चल के आके आपको एप्लीकेशन के माध्यम से, आरटीआई एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सूचना मांगने की बजाय आप खुद ब खुद जो है लोगों को जाके बताइए। तो हमें पता है कि जैसे आजकल डिजिटल चीज़ों का काफ़ी चलन है, तो डिजिटल तरीके से वेबसाइट के ज़रिए लोगों को ये सूचना प्रदान की जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा आपने हमको जानकारी दी। एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं फॉर्म भरते रहते हैं, तो जैसे हम आवेदन देते हैं कहीं नौकरी के लिए या किसी और कुछ चीज़ अप्लाई करते हैं, तो हमें जो फॉर्म दिया जाता है, तो उस फॉर्म में जो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर,
ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम उस फॉर्म में भरते हैं। क्या आरटीआई के अंतर्गत कोई ऐसा प्रावधान है जिससे हम किसी भी थर्ड पार्टी की ऐसी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल। इसके जवाब के बारे में मैं सेक्शन 11 का जिक्र करना चाहूँगा। सेक्शन 11 जो है इस एक्ट का, वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बात करता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज के फॉर्म भरते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार और जो सरकारी अदारे होते हैं वहाँ पे हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो काफ़ी सेंसिटिव रहती है, जिसकी नेचर काफ़ी सेंसिटिव रहती है। और जब इस इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए, तो ये और भी ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो जाती है। तो अब कोई इंसान आपके बारे में कुछ पता करना चाहता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको अप्रोच करेगा। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है कि उस माध्यम से क्या उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी फॉर्म में भर के किसी सरकारी अदारे को दी, तो क्या वो सूचना आपसे लेने की बजाय वो सीधा वहाँ जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकता है आरटीआई के तहत? तो इसका आंसर जो है वो सेक्शन 11 में, एक्ट के सेक्शन 11 में दिया गया है। वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है आरटीआई के तहत जिसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो पीआईओ जिसको ये एप्लीकेशन आती है, 5 दिन के भीतर, जब ये एप्लीकेशन आएगी 5 दिन के भीतर जो है वो पर्टिकुलर जो पर्सन होगा जिसके बारे में वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसको 5 दिन के भीतर एक नोटिस भेजना होता है पीआईओ को। उसमें ये बताना होता है कि इस तरीके की एप्लीकेशन एक फ़ाइल की गई है, आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, और इसमें आपके रिलेटेड कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें लगता है कि कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ये एक्ट भी कहता है, या हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास देते वक्त। तो हमें लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसको रिलीज़ करने से पहले हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम इसको रिलीज़ करें। तो जब वो नोटिस उनके पास पहुंच गया, उस दिन से लेकर 10 दिनों के भीतर उसका एक जवाब दायर करना रहता है। वो जवाब दायर करते हैं, उस पीआईओ को बताते हैं कि क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करनी है या नहीं करनी है। मगर एक बात यहाँ पे वो जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जो भी ओपिनियन उनका आएगा, जिस पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जो भी उनका ओपिनियन आएगा, वो ओपिनियन काउंट करना जो है वो पीआईओ का डिस्क्रिशन रहता है। यानी कि इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करना है या इंफॉर्मेशन को रिलीज़ नहीं करना है, जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है उसको रिलीज़ करने का या ना रिलीज़ करने का जो राइट है, जो डिस्क्रिशन है, वो पीआईओ के पास ही रहेगा। मगर पीआईओ ये फैसला करते हुए कि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देनी है, वो उस थर्ड पार्टी से मांगे गए ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए ही जो है रिलीज़ करेगा। यहाँ पे कुछ एक बात और भी है, कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कमर्शियल सीक्रेट्स रहते हैं। तो जैसे कि आपने कोई पेटेंट वगैरह रजिस्टर करवाया, तो ये भी सेक्शन 11 के दायरे में आएगा। तो वो पेटेंट के माध्यम से अब जो पेटेंट का वो जो इंफॉर्मेशन है वो पेटेंट रजिस्ट्रार के पास पड़ी है, तो क्या कोई दूसरा पर्सन अदरवाइज जो पेटेंट को यूज़ नहीं कर सकता ऑनर के बिना, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है? तो वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाएगी, अदरवाइज वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के दायरे में आएगी वो बात, और उसको जो है सेक्शन 11 के सेक्शन 11 के तहत ही जो है रिलीज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम आरटीआई लेने के लिए किसी भी संस्था के पीआईओ को आरटीआई का फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर वो संबंधित जो पीआईओ है वो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं करता या उसमें कोताही बरतता है, तो उसका क्या प्रावधान है? देखिए, हमेशा से ये एक सिस्टम रहा है कि कभी भी काम करवाने के लिए कोई अपर अथॉरिटी होनी ही चाहिए जी। अगर आपने आरटीआई एक्ट के तहत पीआईओ के ऊपर ये पावर लगा दी, ये उनको एक ड्यूटी लगा दी कि आपको ये काम करना है, जो एप्लीकेशन अब आपके पास आएगी उस एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, उसके तहत मांगी गई सूचना को तैयार करके आप उसको
प्रोवाइड करेंगे। ये पीआईओ का काम है। अगर पीआईओ खुद ही उस काम को करने में गलती कर दे तो ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है, ये बड़ा सवाल बन जाता है और इसके लिए जवाब ढूंढना भी जो है, जवाब ढूंढने के लिए भी जो है हम आरटीआई एक्ट के अंदर ही जाते हैं। हमारे आरटीआई एक्ट में क्या किया गया है कि ऐसे पीआईओज को जो अपना काम करने में कोताही करते हैं उनके ऊपर भी एक अथॉरिटी सेट की गई है जो उनको काम करवाने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस देंगी। अगर वो कंप्लेंट रिसीव करेंगी, अगर कोई पीआईओ मुकम्मल तरीके से काम नहीं निभाता, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता, वो कंप्लेंट रिसीव करेगी और कंप्लेंट के बाद जो है उनको पिनलाइज भी कर सकते हैं, जिसके तहत उनके ऊपर फाइन भी लगता है। तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये सेंट्रल लेवल की पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए अलग है और स्टेट लेवल की पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए अलग है। यानी कि मैं इसको और थोड़ा प्लेन तरीके में बताने की कोशिश करूँ तो सेंट्रल जो केंद्रीय जितने भी सरकारी अदारे हैं, संस्थाएं हैं, उनके लिए अलग बनाया गया है, अलग कमीशन बनाया गया है और स्टेट लेवल के जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी अदारे हैं, उनके लिए अलग कमीशन बनाया गया है। इनका नाम जो है एक्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगा उसका काम ये रहता है कि जितने भी पीआईओज, जिसको सीपीआईओ बनाए बोलेंगे अब, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सीपीआईओज होंगे और वो किसी पब्लिक अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है उसके अंदर रहते हुए वो अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छे तरीके से नहीं निभाता तो उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर सुपरविजन और सुपरिंटेंडेंस, ये तीन चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर ये ऐसा कंट्रोल रखने के लिए, सुपरविजन रखने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है। दूसरी तरफ अगर यही बात हम स्टेट इंफॉर्मेशन जो है अथॉरिटीज़ की करें तो उनके लिए भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया है, संगठित किया गया है। इस एक्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो बात है वो पार्ट 3 में सेक्शन 12 से लेकर 14 में बात की गई है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उनकी बात जो है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक उनकी संगठनात्मक रचना और उनके क्या पावर्स रहेंगी उनके बारे में बात की गई है। तो ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो पीआईओ के ऊपर तैनात हैं, जो पीआईओ को आरटीआई के तहत काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं, डायरेक्शंस देती हैं और सुपरवाइज करती हैं। इनफैक्ट कंट्रोल, हम ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो सीआईसी या एसआईसी इनका रहता है। डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा जानकारी दी आपने और इसी में से एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि जो सीआईसी और एसआईसी हैं उनका संगठनात्मक रूप क्या है और इनको कैसे चुना जाता है और ये कितने मेंबर हो सकते हैं? जी, अब जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो पीआईओज हैं सेंट्रल लेवल के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट लेवल के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। अब इनकी संगठनात्मक रचना ये इस्टेब्लिश करना ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिस कमेटी में तीन सदस्यीय जो है कमेटी रहती है। इसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जो हैं इसके चेयरमैन रहते हैं। उसके अलावा दूसरे जो मेंबर हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और तीसरे जो मेंबर हैं वो कोई भी यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये 3 लोग मिलके कमेटी बनती है, 3 लोगों की मिलके एक कमेटी बनती है। ये कमेटी जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है। अब बात आती है कि कितने मेंबर, कौन मेंबर होंगे इनके। सबसे पहले बात करते हैं कितने मेंबर्स की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सबसे पहले एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसके अलावा बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसकी सहायता के लिए होते हैं, जिनकी गिनती एक वक्त पर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक कमीशन में, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक कमीशन में एक वक्त पर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और बाकी 10 की गिनती तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। तो इनको
सिलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि एक कमेटी बनती है। अब इस कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है इन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना। किस बिना पे, किस बेसिस पे, किस क्वालिफिकेशन पे इनको अपॉइंट किया जाता है? तो अब बात ये आती है, कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स जो लॉ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर जर्नलिज्म ऐसे क्षेत्रों से संबंधित रहता है, जिसका बैकग्राउंड इन क्षेत्रों से रहता है, उन लोगों को जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में से एक को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया जाता है। जब ये जब ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सरकार जो है केंद्रीय सरकार का एक दारोमदार रहता है और दूसरी तरफ स्टेट की सरकार का दारोमदार रहता है। बस वहाँ पे जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर की जगह पे चीफ मिनिस्टर रहते हैं और सिमिलरली लीडर ऑफ अपोजिशन सेकंड मेंबर और एक वहाँ के उस स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एक ख़ास बात जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते वक्त ये ख़ास बात जो है ध्यान में रखने वाली वो ये रहती है कि कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर हो, जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो या फिर जिस पर्सन के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को जानने के लिए हमें जो है इलेक्शन लॉज में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर उसका अपना कोई बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन हो तो ऐसे लोगों को जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस भी कही जा सकती हैं। तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ये दो चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन के मामले में मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी या सोशल वर्क, जर्नलिज्म वगैरह की जो बैकग्राउंड रहती है जिनकी, और डिस्क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें आ जाएंगी कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास, या उनका खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों को जो है उस कमेटी के द्वारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट का जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात हमें और बताइए कि ये जो मेंबर्स हैं इनको हम चुन लेते हैं, आफ्टर दैट इनकी जो कार्य समय है, जो सीमा है, वो कितनी रहती है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 12 से लेके 14 तक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की गई है और 15 से लेके सेक्शन 17 तक जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की गई है। तो दोनों सेक्शंस को, दोनों हिस्सों को मैं जोड़ के आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपने जैसे पूछा कि इनके कार्यकाल की अवधि क्या रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, एक सेंट्रल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है। दोनों में एक एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 की गिनती तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे। इनके कार्यकाल की अवधि की बात करते हैं। कार्यकाल की अवधि की अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस दिन से इनकी अपॉइंटमेंट होती है एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तब से लेके 5 साल तक के टाइम पीरियड तक ये अपने उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। 5 साल की अवधि पूरे होने तक इनको वो ऑफिस खाली करना होता है, वेकेट करना होता है, यानी कि उनका जो पद है उसको छोड़ना पड़ता है। एक चीज़ दूसरी जो यहाँ पे एक्ट ने दी है वो है इनकी उम्र। 65 साल की उम्र तक ये उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अब दो समय सीमाएं हमारे पास आ गई, एक 5 साल की और दूसरी 65 साल की उम्र। ये 5 साल की जो समय सीमा है ये उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से है और 65 साल की जो समय सीमा है ये उनकी उम्र के हिसाब से है। दोनों सीमाओं में से जो पहले मुकम्मल हो जाएगी उनका कार्यकाल की अवधि वहीं पे पूरी मान ली जाएगी। तो मान लीजिए आज किसी की अपॉइंटमेंट हुई, वो 62 साल की उम्र के हैं, 3 साल बाद वो 65 साल के हो गए, तो अभी 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई जी। मगर उनकी 65 साल की कंडीशन पहले पूरी हो गई तो ये मान लिया भी जाएगा और ये भी कहा जा सकता है कि एक्ट के तहत अब उनकी जो कार्यकाल की अवधि है 65 साल की उम्र कंप्लीट होने पे मुकम्मल समझ ली जाएगी और उनको जो है अपना ऑफिस छोड़ना होगा। सेम यही कंडीशन जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पे भी लागू होती है। एक बार जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हो गया
या फिर स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हो गया, उसको दोबारा से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मगर दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं, जो चीफ के जो है सबॉर्डिनेट रहते हैं, उनको जो है एक बार इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट होने के बाद एज सच इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा नहीं अपॉइंट किया जा सकता, मगर उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया जा सकता है। मगर यहाँ पे भी एक बहुत जो है ख्याल रखने वाली बात है, वो ये है कि इनकी जो कार्यकाल की अवधि है, मान लीजिए कोई इंसान आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हुआ है, उसने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया, अब उसने उस अपने ऑफिस को वेकेट कर दिया, अपने पद को छोड़ दिया, तो अब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे जो है अपॉइंट हो गया। अब जो उसका कार्यकाल की सीमा रहेगी वो 5 साल कम होके 3 साल रह जाएगी, क्योंकि 2 साल का उन्होंने ऑलरेडी कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो इस मामले में 5 साल की ही सीमा तय रहती है। तो एक शख्स जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, मगर यहाँ पे भी दोनों ऑफिसेज की जो जॉइंट टर्म रहेगी, संगठित टर्म रहेगी, जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल या फिर 65 साल की उम्र ही रहेगी। अब जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, अगर ये अपने पद को छोड़ना चाहें तो ये किसको जो है अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे? तो यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अगर बात करें या दूसरे जितने भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर्स हैं, वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे और दूसरी तरफ स्टेट लेवल पे ये इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर को दिया जाएगा। तो ये जो है इनके कार्यकाल की अवधि के बारे में इतना प्रावधान जो इस एक्ट के भीतर जो है बताया गया है। जी, अगर ये मेंबर कोई अपने काम को सुचारू ढंग से नहीं कर रहे, इनके काम में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इनको इनके पद से हटाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो उसका क्या मेथड है, क्या ढंग है? जी बिल्कुल। अब अगर किसी शख्स को जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया, तो अपॉइंटमेंट के लिए तो मैंने आपको बताया कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस ये रहती हैं। अब हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना काम करते वक्त किसी तरीके की कोई गलती करे या उसकी कोई इस तरीके का ग्राउंड पैदा हो जाए उसको लेके जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन बन जाए। तो 2 तरीके हैं जिसके तहत, इस एक्ट के तहत 2 तरीके हैं जिसके तहत उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहेगा। पहला तरीका है जिसके तहत प्रेसिडेंट एक ऑर्डर करेंगे। उसके ग्राउंड्स क्या रहेंगे? कोई भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी है। इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट डलती है कि ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनका बिहेवियर जो है वो मिसबिहेव किया, उन्होंने वो ठीक नहीं रहा, या फिर उनकी जो होल्ड करने, ऑफिस को होल्ड करने की अब जो पावर है वो इनकैपेबल हो गए, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो जो भी ये कंप्लेंट होगी ये प्रेसिडेंट को मार्क की जाएगी और प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर करेंगे। मगर ये ऑर्डर पास करने से, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे जो ऑर्डर पास किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब द्वारा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ज़रूरी होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना ज़रूरी रहता है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का ग्राउंड रहता है, अगर उसके बिना पे किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उसके पद से हटाना है, तो उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेंगे वो कंप्लेंट, और सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्वायरी के बाद उनको अपना ओपिनियन देगी कि वाकई में इस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इस ग्राउंड के बिना पे, इस ग्राउंड के बेसिस पे जो है हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। और जो वहाँ से इंक्वायरी कंडक्ट होकर जो ओपिनियन आएगा, प्रेसिडेंट साहब उसको ध्यान में रखते हुए, उसके मद्देनज़र होते हुए जो है अपना जो है ऑर्डर पास करेंगे। तो जो भी उस ऑर्डर में आएगा उसको ध्यान में रखते हुए, उस ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए वो ऑर्डर पास किया जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आता है जो डायरेक्ट ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। तो इसमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस, ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सबसे पहले अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, माली तौर पर जिसको हम दिवालिया बोलते हैं, अगर वो दिवालिया हो जाए
तो सब ये पहला ग्राउंड है जिसकी बिना पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उनको डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है। दूसरा, अगर उनकी कन्विक्शन हो जाए किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड नाम एक एस्पेक्ट रहता है हमारा लॉ का, अगर वो इन्वॉल्व है वहाँ पे, तो उस ऑफेंस के लिए अगर उनकी कन्विक्शन हो जाती है तो उस कन्विक्शन के लिए भी जो है उनको जो है रिमूव किया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड रहता है कि अगर उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले ली, कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर आज अपॉइंट किए गए हैं, कुछ अरसे बाद अपनी कार्यकाल की अवधि पूरे होने तक उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले ली, तो यहाँ पे भी जो है उनको जो है रिमूव किया जाएगा इस ग्राउंड के बेसिस पे। इससे आगे आता है कि अगर उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एसोसिएशन हो जाती है, तो ये एक मुनासिब सी बात है कि पॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का किसी तरीके की पॉलिटिकल अटैचमेंट होना, तो इस बिना पे भी जो है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऊपर लागू होते हैं, जिसके तहत इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। पहला तरीका प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के बेस्ड रहेगा, दूसरा तरीका डायरेक्ट ऑर्डर के द्वारा। तो ये जो है तरीका है इनको उनके पद से हटाने का। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे जहन में आया है कि पीआईओ के ऑर्डर के खिलाफ हम कहाँ अपील दायर कर सकते हैं? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके तहत आपको लगता है कि आपकी कोई कंप्लेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कोई भी ऑर्डर दे दिया, आपको सूचना देने से मना कर दिया, या सूचना ही ना दी, और सूचना जो दी वो गलत दी, जो भी ऑर्डर उनका आया, कोई अनरीज़नेबल फ़ीस का ऑर्डर आया, तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधी कंप्लेंट दायर करेंगे सीआईसी और एसआईसी के पास। दूसरा तरीका है अपील का। ये जो है काफ़ी हम कह सकते हैं कि ये दूसरा तरीका है जो आरटीआई एक्ट को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करता है। तो अपील एक ऐसा हथियार है हमारे पास जिसको दायर करके हम इस एक्ट के तहत अगर कोई भी कोताही बरती जा रही है पीआईओ के द्वारा, उसके ऑर्डर में कोई कोताही हमें दिखाई दे रही है, तो हम जो है अपील फाइल करेंगे। अपील की अब 2 स्टेजेस होती हैं, पहली अपील और दूसरी अपील, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील जो है वो जिस दिन से वो ऑर्डर आया 30 दिनों के भीतर उस डिपार्टमेंट का, उस सरकारी जो अदारा है, उस सरकारी अदारे में जो पीआईओ के ऊपर सीनियर रैंक का ऑफिसर रहेगा, उसके पास हम पहली अपील दायर करेंगे। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउड है वो 30 डेज़ का है। 30 दिनों के भीतर, ऑर्डर से लेके 30 दिनों के भीतर आप पहली अपील दायर कर सकते हैं। अगर 30 दिन का टाइम पीरियड निकल गया, तो अगर उस सीनियर जो रैंक के ऑफिसर होंगे उनको लगेगा, मुनासिब लगेगा, तो वो आपको जो है एग्जेम्पशन दे सकते हैं 30 दिनों के बाद भी। अदरवाइज 30 दिन का पीरियड यहाँ पे लागू होता है। वहाँ से ऑर्डर कोई आया, जो भी ऑर्डर उनका आया, सीनियर रैंक के ऑफिसर का जो ऑर्डर आया, अब सेकंड अपील इसके अगेंस्ट आप फाइल करेंगे सीआईसी या एसआईसी के पास। तो यहाँ पे हमने देखा वहाँ पे आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं और सेकंड अपील भी जो है सीआईसी या एसआईसी के पास एज द केस में भी फाइल कर सकते हैं। तो सेकंड अपील, अब जो ऑर्डर आएगा उस वहाँ से लेके 90 दिनों के भीतर जो है आप सेकंड अपील को फाइल कर सकते हैं सीआईसी या एसआईसी के पास। तो यहाँ पे भी उनके ऊपर यही जो है डायरेक्शन दी गई है कि 30 दिनों के भीतर इसको आप जो है हर हालत में जो है इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पीरियड अलाउड है यहाँ पे भी वो 45 डेज़ का है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी उम्दा जानकारी दी। मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड के बाद हम और हमारे जो दर्शक हैं ये आरटीआई के बारे में, यानी कि सूचना के अधिकार के बारे में पूर्ण रूप से सुचेत हो जाएंगे और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी भी अदारे से लेना चाहते हैं वो उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को और भी बेहतर क्लैरिटी हो गई, जानकारी हो गई। और हमारे जो स्पेशली ख़ास तौर पर विद्यार्थी मित्र हैं उनको मुझे लगता है कि आपके और इस एपिसोड से और बेहतर उनको जानकारी मिली है।
और वो अपने परीक्षा में इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आपका भी दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी और नए एपिसोड में।